वेलकम विद्यार्थियों। बीए पार्ट फर्स्ट ईयर, पेपर फर्स्ट, इंडियन फिलॉसफी। मैं हीरू फैरवानी, एसोसिएट प्रोफेसर, गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। स्टूडेंट्स, मैं आपको इंडियन फिलॉसफी में आस्तिक दर्शन के जो 6 दर्शन हैं, जिसे हम षड दर्शन कहते हैं, उसी कड़ी में सबसे पहले हमने सांख्य योग दर्शन पर चर्चा की है। आज हम न्याय दर्शन पर चर्चा करेंगे। न्याय दर्शन पर चर्चा करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि भारतीय दर्शन या इंडियन फिलॉसफी, इसके बुक राइटर्स नेम हैं दत्त एन चटर्जी, और जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रिस्क्राइब बुक हैं। दूसरी जो रिकमेंडेड बुक्स हैं आप वो भी ले सकते हैं, जैसे डॉक्टर D.R. जाटव, H.P. सिन्हा, और भी कई बुक्स हैं, आप ले सकते हैं। ठीक है, मेन जो बुक आपकी है सिलेबस के अकॉर्डिंग दत्ता एन चटर्जी की है। अब हम आते हैं न्याय दर्शन पर। न्याय दर्शन के जो प्रवर्तक हैं वो महर्षि गौतम हैं। महर्षि गौतम के दर्शन को अक्षपाद दर्शन भी कहा जाता है। न्याय का अर्थ है उचित। न्याय दर्शन में तर्क युक्तिपूर्ण विचारों का अध्ययन किया जाता है। न्याय दर्शन में मूल रूप से तर्कशास्त्र और प्रमाण शास्त्र पर जो अधिक जोर दिया गया है, जिसके कारण यह दर्शन जो है भारतीय तर्कशास्त्र का प्रतिनिधित्व भी करता है। न्याय दर्शन के ज्ञान का जो आधार है वो न्याय सूत्र है, जिसे गौतम मुनि ने लिखा है। और न्याय सूत्र जो है न्याय दर्शन का प्रामाणिक ग्रंथ माना जाता है। इसमें 5 अध्याय हैं। न्याय दर्शन का जो पूरा साहित्य है उसे हम 2 भागों में बांट सकते हैं। एक है प्राचीन न्याय और दूसरा है नव्य न्याय। जो प्राचीन न्याय है उसके प्रवर्तक जो हैं गौतम हैं, और नव्य न्याय के जो प्रवर्तक हैं वो हैं गंगेश उपाध्याय, जिन्होंने तत्व चिंतामणि नामक ग्रंथ से अपने नव्य न्याय का प्रारंभ किया है। और गौतम ने प्राचीन न्याय का प्रारंभ जो है न्याय सूत्र से किया है, और ये न्याय सूत्र जो है प्राचीन न्याय का श्रेष्ठ ग्रंथ माना जाता है। अब भारतीय दर्शन की तरह न्याय का भी मूल लक्ष्य है मोक्ष को अपनाना। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए तत्व ज्ञान यानी यथार्थ वस्तुओं के यथार्थ स्वरूप को जानना, वस्तुओं के यथार्थ स्वरूप को जानने से ही तत्व ज्ञान की हमें प्राप्ति हो सकती है। तो इसी उद्देश्य से प्रेरित होकर के न्याय दर्शन में 16 प्रकार के पदार्थों की व्याख्या की गई है। ये 16 पदार्थ जो हैं इस प्रकार हैं। सबसे पहला है प्रमाण। प्रमाण हम पहले भी पढ़ चुके हैं, ज्ञान के साधन को कहते हैं। और न्याय के मतानुसार प्रमाण 4 प्रकार के होते हैं: प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द और उपमान। प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द की चर्चा हम सांख्य दर्शन में कर चुके हैं।
न्याय दर्शन ने 4 प्रमाण माने हैं, जबकि सांख्य ने 3 ही प्रमाण माने थे। तो प्रमाण के द्वारा यानी ज्ञान के साधन के द्वारा ही हम इन 4 प्रकार के प्रमाणों को जान सकते हैं। दूसरा पदार्थ इन्होंने माना है प्रमेय। प्रमेय का मतलब है जो विषय हम जानते हैं या प्रमाणों के द्वारा जिन विषयों को जाना जाता है वो प्रमेय कहलाते हैं। यानी ज्ञान के विषय को हम प्रमेय कहते हैं। प्रमेय के अंदर जो है ऐसे विषयों का उल्लेख किया जाता है जिसका वास्तविक ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक हो जाता है। ठीक है। तीसरा है संशय। प्रमेय में भी 12 प्रकार के प्रमेय माने गए हैं। आत्मा, शरीर, पंच ज्ञानेंद्रियाँ, पंच इंद्रियाँ और उसके विषय बुद्धि, मन, प्रवृत्ति। प्रवृत्ति का मतलब है जो हमारे अच्छे बुरे कर्म से होती है, उसे हम प्रवृत्ति कहते हैं। दोष, दोष का मतलब है राग द्वेष। प्रेत्य भाव यानी पुनर्जन्म। इस तरह से ये तो हो गया आपके 9 पदार्थ। 10वां है फल। फल का मतलब है सुख दुख का अनुभव। 11वां है दुख और 12वां है अपवर्ग यानी निर्वाण या मोक्ष। ये ऐसे 12 पदार्थ हैं जिन्हें हम प्रमेय कहते हैं। इन विषयों को हम जानना चाहते हैं। ठीक है, यानी ये ज्ञान के विषय हैं। तीसरा है संशय। संशय का अर्थ है मन की ऐसी अवस्था जिसके सामने 2 या 2 से अधिक विकल्प उपस्थित होते हैं। जैसे अंधेरे में रस्सी को सर्प समझना। तो यहाँ हमारे सामने ये 2 विकल्प हैं कि वो रस्सी है कि सांप है। ठीक है। चौथा पदार्थ इन्होंने माना है प्रयोजन। प्रयोजन का मतलब है जिसकी प्राप्ति के लिए हम कोई कार्य करते हैं, उसे हम प्रयोजन कहते हैं। 5th है दृष्टांत, यानी जो किसी दर्शन के अनुसार युक्ति सिद्ध सत्य माना जाता है या जिसके द्वारा युक्ति की पुष्टि की जाती है। ज्ञान के लिए अनुभव किए हुए उदाहरणों को, यानी जिन अनुभवों को हम उदाहरणों के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं उसे हम दृष्टांत कहते हैं। और उदाहरण जो है हमारे तर्कों को सबल बनाता है। उदाहरण का मतलब एग्जाम्पल से होता है, यानी कोई भी बात जब हम समझाना चाहते हैं तो कोई ना कोई एग्जाम्पल हम प्रस्तुत करते हैं तो वो दृष्टांत कहलाता है, जिसके माध्यम से हमारी युक्तियों की पुष्टि होती है। ठीक है। नेक्स्ट है सिद्धांत। सिद्धांत का मतलब है सिद्ध स्थापित सिद्धांत को मानकर ज्ञान के क्षेत्र में आगे बढ़ना। जैसे भारतीय दर्शन में ये एक सार्वभौमिक सिद्धांत है कि बाह्य विषयों के ज्ञान के लिए इंद्रियों की आवश्यकता होती है। तो इंद्रियां पहले से ही सिद्ध है ना। तो इंद्रियों के माध्यम से हम बाह्य विषयों के ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये सिद्ध सिद्धांत है, युक्ति सिद्ध सत्य मानी जाती है ये बात। ठीक है। नेक्स्ट है अवयव। जब किसी मत को अनुमान के द्वारा सिद्ध करते हैं, यानी अनुमान के अवयवों को ही अनुमान के अंगों को ही अवयव कहा जाता है। अनुमान के 5 अवयव हैं और उन्हें पंचावयव के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है तर्क।
तर्क उस युक्ति को कहते हैं जिसमें किसी विषय को सिद्ध करने के लिए उसके विपरीत दोष बताए जाते हैं। यानी जो युक्ति पूरी तरह से निश्चित ज्ञान नहीं देती है वो तर्क कहलाती है। नेक्स्ट है निर्णय। किसी निश्चित ज्ञान को हम निर्णय कहते हैं। निर्णय को अपनाने के लिए संशय का त्याग करना आवश्यक हो जाता है। दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं कि किसी प्रमाण के द्वारा किसी विषय के संबंध में निश्चित ज्ञान पाना निर्णय कहलाता है। नेक्स्ट है वाद। वाद उस विचार को कहते हैं जिसमें सभी प्रमाण और तर्क की सहायता से विपक्ष या प्रतिवादी का खंडन करके अपने पक्ष का समर्थन किया जाता है। यानी वाद वो विचार है जिसमें सभी प्रमाणों और तर्कों की सहायता से विपक्ष के यानी विरोधी के निष्कर्ष काटने का हम प्रयास करते हैं, वो वाद कहलाता है। नेक्स्ट है जल्प। जल्प का मतलब है जीतने की अभिलाषा से तर्क करना। इसमें हम क्या करते हैं, वादी और प्रतिवादी जो आमने सामने बात कर रहे हैं, वादी और प्रतिवादी का उद्देश्य जो है ज्ञान प्राप्त करने के बजाय विजय को प्राप्त करना रहता है। यानी वादी और प्रतिवादी का कोरा वाद विवाद ही जल्प कहलाता है, जिनका उद्देश्य जो है कोई भी वास्तविक ज्ञान प्राप्त करना नहीं होता है, केवल बहस करना होता है और दूसरे से अपने आप को श्रेष्ठ साबित करना ही जल्प कहलाता है। नेक्स्ट है वितंडा, जिसमें वादी जो है अपना पक्ष तो प्रस्तुत नहीं करता लेकिन प्रतिवादी का खंडन करता है, यानी अपने विपक्षी की बात को खंडित करता है। तो ये जो कार्य करता है वो केवल जीतने के उद्देश्य से ही अपनाया जाता है और प्रतिवादी के विचारों को केवल इसमें काटने की चेष्टा की जाती है। तो ये वितंडा कहलाती है। न्याय दर्शन के 16 पदार्थों में जल्प और वितंडा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है हेत्वाभास। हेत्वाभास उस कारण को कहते हैं जो वास्तव में हेतु नहीं होता, यानी कारण नहीं होता लेकिन हेतु जैसा प्रतीत होता है, वो हेत्वाभास कहलाता है। हर अनुमान यानी प्रत्येक अनुमान जो है वो हेतु पर ही निर्भर रहता है। यदि हेतु में कोई दोष हो जाए तो वो अनुमान भी दूषित हो जाता है। तो इसलिए हेतु के दोष को ही हेत्वाभास कहा जाता है। नेक्स्ट है छल। छल का अर्थ है अनार्थ लेना, यानी वादी का प्रतिवादी के अर्थ में दोष निकालना। छल जो है एक प्रकार का दुष्ट उत्तर है। जब वादी जो है प्रतिवादी के शब्दों के मूल अर्थ को छोड़ करके कोई दूसरा अर्थ ग्रहण करता है तो वो छल कहलाता है। जैसे कोई व्यक्ति ये कहता है कि रमेश के पास नव कंबल है। उस व्यक्ति के कहने का अर्थ है कि रमेश के पास एक नया कंबल है। अब प्रतिवादी जो है इसके विपरीत नव का अर्थ जो है नया न लेकर के 9 संख्या समझ लेता है, तब यह छल कहा जाएगा। छल भी 3 तरह के होते हैं, वाक छल, सामान्य छल और उपचार छल। ठीक है। नेक्स्ट है जाति। जाति भी छल की तरह ही एक प्रकार का दुष्ट उत्तर है, जिसमें समानता और असमानता के आधार पर जो दोष दिखलाया जाता है वो जाति कहलाती है। यानी वादी की दोष रहित युक्ति में जो दोष रहित युक्ति है उसमें समानता और असमानता के आधार पर जो दोष दिखलाया जाता है वो जाति कहलाती है।
जैसे एग्जाम्पल है कि शब्द जो है वो अनित्य होते हैं, यानी जो भी हम बोलते हैं, जिन शब्दों से हम अपनी बात करते हैं, वो शब्द जो हैं अनित्य। अनित्य का मतलब होता है जिनका विनाश हो। तो शब्द अनित्य है क्योंकि ये घड़े की तरह कार्य है, यानी जैसे घड़ा भी है वो मिट्टी से बनता है, तो वो मिट्टी कारण है और घड़ा जो है कार्य है। इसी तरह से शब्द भी जो है घड़े की तरह ही कार्य है। यदि इसका कोई खंडन करें कि शब्द तो नित्य होते हैं क्योंकि ये काल की तरह अदृश्य हैं, तो एक यहाँ जाति होगी। क्यों? क्योंकि नित्य और अदृश्य में कोई नियत संबंध नहीं होता, यानी जो चीज़ें नाशवान नहीं हैं और जो चीज़ें अदृश्य हैं, दिखाई नहीं देती, उनमें कोई नियत यानी हमेशा संबंध नहीं होता है। ठीक है, तो ये है जाति का एग्जाम्पल। नेक्स्ट है लास्ट, निग्रह स्थान। वाद विवाद में जब वादी और प्रतिवादी में पराजय की स्थिति पहुंच जाती है तो उसे विग्रह स्थान कहते हैं, यानी पराजय के स्थान को ही निग्रह स्थान कहा जाता है। निग्रह स्थान के भी दो कारण होते हैं, एक तो गलत ज्ञान और दूसरा अज्ञान। इस तरह से न्याय दर्शन में ये 16 पदार्थों की व्याख्या की गई है। ठीक है, आज हम इतना ही करेंगे।